दोस्तों नमस्कार, मैं सनत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिल्मी तांत्रिक पर। दोस्तों हिंदी फिल्मों में कुछ नायाब कलाकार हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इनमें गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा के गुरु की तरह देखा जाता है। दोस्तों गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई उनमें से आज तक कलाकार कोई न कोई सीख लेते रहते हैं। जहाँ किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। गुरुदत्त लेखक, निर्देशक और अभिनेता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, साहब बीबी और गुलाम जैसी कई हिट फिल्में दी। गुरुदत्त साहब ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, पर अफसोस की बात यह है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनकी मौत कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त का 39 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत के एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 ईयर्स विद गुरुदत्त में किया। 9 अक्टूबर 1964 की शाम यानी गुरुदत्त साहब की मौत के ठीक एक दिन पहले उनके बंगले ओक रॉयल में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका की कहानी के लेखन का काम चल रहा था। अबरार जी बताते हैं कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त साहब शराब के नशे में डूबे हुए, उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उन्होंने गुरुदत्त के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार आगे बताते हैं कि उन दिनों उनकी पत्नी के बीच काफ़ी अनबन चल रही थी। गुरुदत्त साहब अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी परेशान थे। जब भी दोनों की बात होती थी तो उनमें झगड़ा हो जाता था। हर फोन के बाद गुरुदत्त साहब के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाते थे। गीता ने गुरुदत्त को बेटे से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फ़ोन पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटे का चेहरा नहीं देखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। अपनी किताब में अबरार बताते हैं कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर लेते थे लेकिन अपना संयम और नियंत्रण कभी नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे सब हो जाने के बाद मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लिखा सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त उनसे उसका विवरण जरूर लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। जहाँ मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। वो रात गुरुदत्त साहब के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले ओक रॉयल में उस दिन क्या हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। अबरार बताते हैं कि रतन से उन्हें गुरुदत्त साहब का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ हैं? इस पर रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंपने के बाद घर चले गए। बुलाऊं क्या? गुरुदत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। उसके बाद रतन कहते हैं, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त नहीं मानते हैं, बोतल उठाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अभिनेत्री नरगिस दत्त बताती हैं कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन कर रही थीं। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे इसलिए वो अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असमानता का आभास हो गया। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दो। दरवाज़ा तोड़ने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त साहब बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो ओक रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते हुए पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, ओह मौत नहीं, आत्महत्या, उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन हिंदी सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। इस चमकते हुए चेहरे की चमक का। तो दोस्तों ऐसे हुई थी निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की मौत। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।